हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, हम लोगों ने अपने इंडियन इकोनॉमी के मैराथन सीरीज के अंदर में ऑलरेडी हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हम लोगों ने 80% पार्ट को कवर अप कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 के अंदर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आइए पार्ट 2 के अंदर में हम लोग दो टॉपिक प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को आज कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग इसके बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कवर अप कर चुके हैं। नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और जरूर देखिएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। बच्चों, प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं? निजीकरण। निजीकरण। बच्चों एक बार स्पेलिंग जरूर देख लेना, ये थोड़ा सा हिंदी कमजोर है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1950 टू 1990, 1950 से लेकर 1990 तक जो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने हर एक सेक्टर को रिजर्व कर दिया था, यानी कि उसको पब्लिक सेक्टर के अंडर में रख लिया। यानी कि सेंट्रल कंट्रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का था। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सेकेंडरी पे रखा गया और उनके ऊपर बहुत सारे जो है वो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइसेंस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन अगर मैं बात करूं, लिबरलाइजेशन जब लागू हुआ तो उस कंडीशन में वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस क्या कर लिए गए? विड्रॉ कर लिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि डी रिजर्व कर दिया गया। डी रिजर्व का मतलब होता है जो पब्लिक सेक्टर ने कहा था कि पहले इस पे भी मेरा कंट्रोल है, इस पे भी मेरा कंट्रोल है, इस पे भी मेरा कंट्रोल है, वो सारे के सारे कंट्रोल खत्म कर दिए। अब प्राइवेट सेक्टर वालों को ये बोला गया कि भाई आप लोग एक काम करो, आपको जो भी काम करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से हम जितना मदद कर सकते हैं हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर में जितनी भी कंपनियां थी अब वो सारा का सारा प्राइवेटाइज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। कन्वर्टिंग पब्लिक कंपनीज इनटू अ प्राइवेट कंपनीज बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, यानी गवर्नमेंट ने अपना मालिकाना हक खत्म कर दिया और मैनेजमेंट और आउटराइट द सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, अगला टॉपिक आता है डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट? डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है अपना पार्ट ऑफ शेयर सेल कर देती है। जैसे अभी आपने बीते कुछ दिनों में सुना होगा एलआईसी, मोदी ने एलआईसी बेच दिया है ना, ऐसा आपने कुछ सुना। तो एलआईसी का मान लो 2000 की कंपनी है, सपोज कर लो, और इसका अगर 20% अगर उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कंपनी ने 20% हिस्सा इसका क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। यानी कि 20,000 का 20% हो गया, 400 का जो है वो क्या हो गया? आपका प्राइवेटाइज हो गया। ठीक है, देखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू पब्लिक। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजों को, कुछ पोर्शन को क्या कर लिया गया? सेल कर दिया गया मार्केट के अंदर में, उसको बोला जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलिए अब हमारा टॉपिक आता है मेन, ग्लोबलाइजेशन। क्या चीज? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलेंगे हम लोग इसको हिंदी में? वैश्वीकरण। आइए जरा देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिखा है इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपने देश के कंपनी को, अपने देश को और बाकी सब देशों के साथ में एक साथ जोड़ देना, उसी को बोला जाता है क्या चीज? ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमारे देश के अंदर में जो साउथ कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग, वो हमारे इंडिया के अंदर में आई है। यानी कि मतलब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही बाहर की कंपनियां हमारे देश के अंदर में आकर अपना काम कर रही है। ठीक है, तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 1991 में जब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया तो बाहर की कंपनीज को न्योता दिया गया कि आइए, ठीक है, इनविटेशन सेंड किया गया कि आप आइए, हम आपको वो सारे के सारे बेनिफिट्स देंगे और आप हमारे इकोनॉमी के अंदर में आके आप अपना बिजनेस करिए, जिससे हमारे इकोनॉमी के अंदर में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा?
जनरेट होगा। तो इट मीन्स इंटीग्रेटिंग आवर कंट्री, ठीक है, विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है व्हेन वर्क इज डन आउटसाइड द कंट्री ड्यू टू लो वेज रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में हो और इंडिया के अंदर में आप शू मैन्युफैक्चरर हो, आप शू मैन्युफैक्चरर हो और आप अपना शू क्या कर रहे हो? चाइना से बनवा रहे हो। चाइना इसको क्या कर रही है? बना रही है। तो उस कंडीशन में चाइना से आपने क्यों बनवाया? उसके बनाने का पीछे का रीजन क्या है कि चाइना में जो है वेज रेट सस्ता है, लेबर सस्ते में मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपकी कंट्री अपने वर्क को किसी और कंट्री को दे दे, ताकि क्योंकि उसका वेज रेट कम है, तो उस कंडीशन में उसी को बोला जाता है क्या चीज? आउटसोर्सिंग। ठीक है। तो व्हेन वर्क इज डन आउटसाइड द कंट्री ड्यूरिंग द लो वेज रेट, रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल्स एंड एक्यूरेसी, ठीक है, इट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। जैसे आपने यूके का काम, यूएसए के काम जो है इंडिया करती है आईटी सेक्टर के अंदर में, तो ये क्या हुआ कि उन कंट्रीज ने हमें क्या कर रखा है? अपना काम आउटसोर्स कर रखा है। ठीक है। अब आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ? लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर ऑल द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग equal opportunities to all the countries in the market for trade purpose. This the shares of India in World Trade Organization is 0.5 to 0.7%। बच्चों ध्यान से सुनना। देखो, ये इंडिया है। अब इंडिया जो है चाइना के साथ भी व्यापार कर रही है, यूएई के साथ भी कर रही है, सॉरी, यूएई के साथ भी कर रही है, चाइना के साथ हो गया, यूएई के साथ हो गया, आप अदर कंट्रीज ले लो, यूएसए के साथ हो गया, यूके के साथ हो गया। अब कोई भी एक कंट्री जब आपस में हर एक कंट्री के साथ में ट्रेड करती है, तो उनको मैनेज करने के लिए भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जिसको वह बोलते हैं क्या चीज? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में हर एक कंट्री आपस में जो ट्रेड कर रही है उसको वो एडमिनिस्ट्रेट करती है, यानी कि देखरेख करती है। ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक में। तो लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिसका शेयर 0.5 टू 0.7%। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेन मुद्दों पर। ठीक है, कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 के अंदर में, तो उस कंडीशन में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ दिस रिफॉर्म ऑन किसके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑन एग्रीकल्चर। लिखा है द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर हैज बिन डिसिलरेटिंग, यानी कि रीजंस क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल बिकम्स लो। देखो क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो एक्सेलरेट करना था, अब क्या हुआ कि लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे? कम होने लगे, जिसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ था वो कम होने लगा। ठीक है। दूसरा, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैड लीड टू इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में जो पहले सब्सिडीज दी जा रही थी फर्टिलाइजर्स के लिए, ये सब चीजें दी जा रही थी, बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा था, किसको? फार्मर्स को। वो विड्रॉ कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे उस समय कि वो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करे। ठीक है। थर्ड, रिमूवल ऑफ एमएसपी, गवर्नमेंट ने क्या क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। And lifting of qualitative restrictions have adversely affect the farmers as they have to face increased international competition। ठीक है। नाउ बात करते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के अंदर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? It has decreased the
क्या चीज को डिक्रीज किया? डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ चीपर इंपोर्ट इन एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड है आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कॉम्पिटिटिव फ्रॉम इंपोर्ट। बच्चों, जब हमने इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट किया तो बाहर की जो प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर में आ रही थी वो काफी ज्यादा सस्ता और क्वालिटी में काफी ज्यादा अच्छा था। इसके वजह से क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, उनका डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड जो है वो कम होने लगा। हम ज्यादा से ज्यादा फिर से हम जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं उसके तरफ हम आकर्षित होने लगे, अट्रैक्टिव होने लगे, जिसके वजह से डिमांड हमारे इकोनॉमी में गिर गया। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एडवर्सली अफेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इससे क्या हुआ कि हमारे देश का जो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे इकोनॉमी के अंदर में जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? नाउ थर्ड है क्या? तो ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर में क्या क्या मेजर्स एडॉप्ट किए गए थे वो भी देख लो आप। लिखा है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो एक्सपेंड था, जो शेयर था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। सेकंड है आपका डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पढ़ लिया था हम लोगों ने, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज। हमने जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसके शेयर्स को क्या कर दिया? हमने सेल कर दिया। ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ लिया। मेजर्स क्या क्या एडॉप्टेड है ग्लोबलाइजेशन के अंदर में, एक बार ये देख लो। इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज। थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी और रिडक्शन इन टैरिफ। ये सारे के सारे बेनिफिट्स। रिडक्शन इन टैरिफ का मतलब होता है टैक्स रेट को क्या कर देना? कम कर देना। ठीक है, तभी तो बाहर की कंपनियां आपके इकोनॉमी में आएंगी और अपना वो क्या करेंगी? एक्सपेंड करेंगी। ठीक है, ये जरूर याद रख लेना बच्चों। मेंशन द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े हमारे देश के अंदर में? अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। सेकंड, स्टिमुलेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भाई बाहर की कंपनियां जब हमारे देश के अंदर में आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तीसरा, चेक ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जो हम पहले फिस्कल डेफिसिट के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, ठीक है, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यू टू एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस चीज को रेक्टिफाई करेक्ट करना स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका रिजर्व बढ़ने लगा। थर्ड है आपका चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को भी हमने धीरे धीरे कम करना चालू किया। इंप्रूवमेंट इन कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी। कंज्यूमर जो उपभोक्ता है जो गुड्स एंड सर्विस को कर रहे हैं उनके हित को देखते हुए हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना चालू किया। और सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रिजर्व बढ़ने लगा। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर की कंपनियां हमारे इकोनॉमी के अंदर में आके इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया हमने। इंडिया इज एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी थी जो बैकवर्ड चलती जा रही थी, अब धीरे धीरे वो क्या करने लगी? ग्रोथ करने लगी। और शिफ्टिंग फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट। और धीरे धीरे हम मोनोपोली को खत्म करके कंपटीशन की तरफ बढ़ गए। तो ये आपके पॉजिटिव इंपैक्ट है किस चीज के? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। अब जहां पे दिन है वहां रात तो होगा ही। तो जब अगर कुछ चीजें पॉजिटिव है तो उसके कुछ चीजें निगेटिव भी होंगी। निगेटिव में क्या क्या है? नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जो पहले कृषि पे जो ध्यान दे रहे थे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उसको हमने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है। अर्बन कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो शहरी क्षेत्र हैं उनको लेकर है। तीसरा है आपका इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, लॉपसाइड ग्रोथ प्रोसेस, और उसके बाद कल्चरल इरोजन। जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में जो प्रॉब्लम्स थी जो पहले आ रही थी वो दोबारा से क्या हो गई? हमारे चीजें हम क्या करने लगे? फेस करने लगे। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था, क्या चीज? पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट। इसमें से कोई सा भी दो तीन आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है जब हमने चैप्टर को कवर कर लिया, ठीक है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं मल्टी जो है आरबीआई वाज सेटअप इन 1935 में आरबीआई सेटअप किया गया था, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो बस ये हमारा चैप्टर था बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। होप आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लिया।
नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा रूरल डेवलपमेंट। तो बच्चों चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।